नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हम बातचीत कर रहे हैं पावर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से। सिंधिया साहब, आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। पिछले दिनों में आपके मंत्रालय में बहुत ज्यादा सक्रियता रही है। इसके पहले की जो विवादास्पद मुद्दे हैं मैं उस पर चर्चा करूं। इस वक्त इतना काम कर चुकने के बाद आपके लिए सबसे बड़ी फिक्र क्या है अपने मंत्रालय को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर? देखिए, जिंदगी में किसी भी वक्त मनुष्य को फिक्र के बिना जिंदगी जीने का हक नहीं होना चाहिए। अगर वर्तमान की चुनौतियां हो जिन पर आप उनका समाधान आप पा पाओ, तो फिर दूसरी चुनौतियां आगे आती हैं। हमारे सेक्टर में बहुत सारी प्रगति और विकास पिछले 8 महीने में हो पाई है कई मुद्दों पर, चाहे वो जनरेशन में हो, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पर अभी और कई मीलों का फैसला हमें तय करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा समय आइडिएशन में बिता देते हैं और फिर क्रियान्वयन का जो समय होता है वो बाकी नहीं रहता। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक्सिक्यूशन ड्रिवन हमारी स्ट्रैटेजी रहे। बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत पुरजोर ढंग से कुछ सॉल्यूशन सामने रखे थे और आपकी डेडलाइन के मुताबिक वो चीजें थोड़ी लेट हुई, जिसमें एक मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो गैस एलोकेशन का है कि जब तक वो नहीं मिले तो प्लांट आपके चलें कैसे, और फर्टिलाइजर सेक्टर से कुछ निकाल करके यहाँ लिया जाए। अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। गैस का मुद्दा बहुत एक अहम मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश में करीब 26 गीगावाट, 1000 मेगावाट का 1 गीगावाट होता है, 26 गीगावाट की गैस कैपेसिटी है, जिसमें से करीब 8.4 गीगावाट को शून्य गैस मिल रहा है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से आइडल है। वर्तमान में अगर हम देखें कि 70% पीएलएफ पे अगर इन 26 गीगावाट्स के प्लांट को चलने हैं तो हमें ज़रूरत है करीब 102 MMSCMD गैस की। वर्तमान में हमें मिल रही है 27 MMSCMD। तो आप ही देख सकते हैं कि खाई कितनी बड़ी है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? मेरे दिमाग में उस कुर्सी के 4 टांग हैं समाधान के। नंबर 1, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि पावर सेक्टर को फर्टिलाइजर के साथ इक्वल प्रायोरिटी मिल पाए गैस की उपलब्धता के आधार पर मैं ये भी समझता हूं कि वर्षा इस साल बहुत अच्छी हुई है, बोनी भी बहुत अच्छी हुई है, मेरा क्षेत्र भी एक किसान प्रधान क्षेत्र है, तो यूरिया की बहुत डिमांड है। तो हमने यही डिस्कस किया ईगॉम में कि 30 मिलियन टन यूरिया उत्पादन के लिए गैस उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद बचत होगा तो वो पावर सेक्टर को दिया जाना चाहिए 2013-2014। 2014 के बाद इक्वल प्रायोरिटी गैस और पावर, फर्टिलाइजर और पावर को मिलने के बारे में हम लोग अगले ईगॉम में निर्णय ले रहे हैं। वो है समाधान नंबर 1। समाधान नंबर 2, जिस पर मैं विश्लेषण करने वाला हूं, कि जो नए फाइंड्स होंगे गैस के, वो 15 या 18 फर्टिलाइजर सेक्टर की गैस की डिमांड को मीट करने के बाद MMSCMD सारे गैस जो नए फाइंड्स के हैं वो पावर सेक्टर को दिए जाएं, क्योंकि हमारी खाई, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी है, 1/4 के आसपास ही सिर्फ। बिल्कुल। तो ये है समाधान नंबर 2। समाधान नंबर 3 कि जो हम सोच रहे थे कोयले के बारे में, कोल पूलिंग, जो अब पास थ्रू मैकेनिज्म बन गई और वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धता इस सेक्टर के लिए हो गई है कि जो क्षमता की कमी कोल इंडिया की रही है और केवल 65% कोयला सप्लाई कर पा रही है, तो जो गैप है FSA का, वो अब ये सारी कंपनियां, IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उसका निर्यात करके, उसका आयात करके वो फिर फ्यूल पास थ्रू मैकेनिज्म में चला जाएगा, तो वो उनके लिए कॉस्ट न्यूट्रल बन जाएगा। ये कैबिनेट ने निर्णय लिया है। वैसे ही हम लोग गैस पूलिंग की हम लोग सोच रहे हैं। अगर पावर सेक्टर के सप्लाई के आधार पर विदेशी गैस हम इंपोर्ट करके उसे डोमेस्टिक गैस के साथ ब्लेंड करके पूल्ड प्राइस के आधार पे इन प्लांट्स को दे पाए, ताकि वो गैस की उपलब्धता ज़्यादा बढ़ पाए। चौथा सोल्यूशन जो मैं सोच रहा हूँ, जो थोड़ी सी दूरगामी है, कि विश्व भर में ज़्यादा करके गैस प्लांट्स बेस पावर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, वो पीकिंग पावर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गैस सेक्टर, गैस बेस्ड पावर प्लांट सेक्टर के लिए एक पीकिंग पावर पॉलिसी के ऊपर मैं आज कार्य कर रहा हूं। और अगर वो पीकिंग पावर पॉलिसी बनी तो फिर उस पीकिंग पावर पॉलिसी के आधार पर जो गैस हम लोग जिसका आयात करेंगे इन प्लांट्स के लिए,
वो फिर भी कंपेटिटिव होगी सब्स्टिट्यूट के आधार पर डीजल जेनसेट्स के मुकाबले में। जहां डीजल जेनसेट्स का दाम है करीब 20 रुपए प्रति यूनिट प्रोडक्शन के आधार पर बिजली का, इंपोर्टेड गैस के आधार पर इन गैस प्लांट से होगा करीब 13 से 14 रुपए। पर उसके लिए एक फ्रेमवर्क हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकार को भी अपने साथ लेकर, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है जैसे आपको मालूम है, ताकि इसका समाधान हो। तो गैस का जो प्रॉब्लम है उसके हम ये 4 सॉल्यूशंस पर अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और ये एक तरीके का कंप्लीट पैकेज है सॉल्व करने का। आखिरी हिस्सा जो है वो भले ही लॉन्ग टर्म हो, लेकिन दिक्कत आ रही है सब जगह आपको एक फॉर्मूला या प्रिंसिपल तय होने के बाद उसके प्रोसीजर या डिलेज या उसके गाइडलाइन को तय करने में। आपको लग रहा है कि इतने सारे एफर्ट दरअसल ग्राउंड पे पीस मील के तौर पर ही जाकर के एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और प्रॉब्लम फिर बढ़ती जाएगी क्योंकि कैपेसिटीज और ऐड हो जाएंगी और सप्लाईज होंगी नहीं? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जैसे संजय, सीसीए ने निर्णय लिया, जो पूर्व में हमने निर्णय लिया था 60,000 मेगावाट को कोल सप्लाई के बारे में। पहले कोल की कमी की बात हो रही थी, उसे हमने बढ़ाकर पिछले सीसीए बैठक में 67,000 मेगावाट्स के लिए फर्म लिंकेज और 11,000 मेगावाट के लिए टेपरिंग लिंकेज, मतलब 78 गिग्स का हमने बना दिया, जो पहले 60 का था। जो पहले 60 गीगावाट का कमिटमेंट था, उसमें से 40 गीगावाट के एफएसएज वर्तमान आज के दिन में साइन हो गए हैं पिछले 7 महीने में। उतनी ही तादाद में एफएसएस बाकी भी है साइन होना। 60 में से 40, ठीक है। और हमने ये निर्णय ये लिया है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक जो 20, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, सत्यता के आधार पर मामला हो रहा था सीआईएल और एनटीपीसी के आधार पर, क्योंकि एनटीपीसी एक सबसे बड़ा बायर है सीआईएल से, और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो भी एनटीपीसी रिजॉल्व कर पाए उसी के आधार पे आगे चल पाएंगे। ये भी मैंने इंस्टीट्यूट करवाया है 4-5 महीने पहले, इतिहास में पहली बार, कि जो कोल सप्लाई के बारे में विसंगतियां की जाती हैं कि क्वालिटी के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, जीसीवी लेवल के बारे में, पहली बार एक इंडिपेंडेंट कोल सैंपलिंग मैकेनिज्म उस एफएसए में एक क्लॉज के तहत अंकित किया जा रहा है कि सितंबर अंत तक अगर आप और हम, आप कोल सप्लायर हो, मैं बायर हूं, अगर आप और हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम एक इंडिपेंडेंट कोल सैंपलिंग मैकेनिज्म आदमी को हम लोग चुनेंगे जो हमें इंडिपेंडेंट वर्डिक्ट देगा, जिसके तहत हम लोग कार्य करेंगे। तो 60,000 मेगावाट में से 40 साइन हो चुके हैं और बाकी सितंबर के पहले हफ्ते तक हम लोग साइन करवा देंगे। आपको ये भी समझना होगा कि अगर ये केवल आपके मंत्रालय का कार्य है तो फिर संभव है जल्दी से कार्य करना, पर पार मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसका कार्य प्रणाली में और कार्य क्षेत्र में ये मंत्रालय अकेले कुछ नहीं कर सकता, इन्वायरमेंट के बिना, कोल के बिना। और मुझे ये आपके कार्यक्रम में कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि पिछले 8 महीने में जब से मैंने ये प्रभार संभाला है, दोनों मंत्रालयों के साथ मैंने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप की है कि हर तिमाही में हम मंत्री लेवल पर मीटिंग होगी मुद्दों के आधार पर, और उन 3 माही के अंतर्गत जो समय है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी के आधार पर चर्चा होगी और कई चीजों पर जल्द से जल्द निर्णय हम दोनों ने लेके, श्री प्रकाश जायसवाल जी और हमने, और इस तरफ जयंती नटराजन जी और हमने साथ में लेके निष्कर्ष पर पहुंच के नतीजे हमने दिलवाए हैं। तो ट्रैक्शन जरूर मिला है मुझे कोल मंत्रालय की तरफ से भी और इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मंत्रालय से। तो आपने तो एक मैकेनिज्म वर्कआउट कर लिया है, होपफुली वो इफेक्टिव भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आप ही अंडरलाइन कर रहे हैं, वो ये भी मैं आपको कह दूं, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे टच किया है। कई बार जिंदगी में हम लोग सोचते हैं कि सभी मुद्दों का उत्तर हमारे पास है, और ये सत्य नहीं है। तो पहला कदम जो मैंने उठाने की कोशिश की है इस मंत्रालय में आने के बाद, कि कई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स मैंने सेटअप करने की कोशिश की है, ताकि सब लोगों की राय लेके, सब लोगों के सोच विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच पाए। बिल्कुल। कोल मंत्रालय और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मैंने सेटअप किया है वो इसका एक भाग है। मैंने एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप की है, बहुत हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप है, जहां इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व है, एक्स कोल सेक्रेटरी हैं, एक्स पावर सेक्रेटरी हैं, एक्स एनवायरमेंट सेक्रेटरी हैं, टेरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाइड्रो सेक्टर के, ट्रांसमिशन सेक्टर के, जनरेशन सेक्टर के, लास्ट माइल सेक्टर के लोग हैं, और हम लोग हर मीटिंग में एक मुद्दे पर डिस्कस करके
उस विषय पर 3-4 मुद्दों पर एक्शन प्लान हम लोग बना रहे हैं। हमारी 5 मीटिंग होगी। पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हर साल एक बार मिलता है। हम लोग ने निर्णय लिया कि कोशिश होगी कि हम लोग 2 बार मिलेंगे। फोरम और रेगुलेटर्स के साथ मैं साल में 2 बार मिल रहा हूं। मैं दिसंबर में मिल चुका हूं। अगले माह मेरी अगली बैठक है फोरम और रेगुलेटर्स के साथ। कंसल्टेटिव कमेटी, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 8 महीने में हमारी 5 बैठकें होगी। तो हर 1.5 महीने में हमारी एक बैठक होगी। अगली बैठक इस सत्र में मैं कर रहा हूं। तो मेरी कोशिश है कि सबको हम लोग साथ में लेके चले और सबसे हम लोग इनपुट लें ताकि सबसे अच्छा सोल्यूशन हम लोग निकाल पाएं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरीके की व्यवस्था है 360 डिग्री फीडबैक। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लोगों को ये लगता है बाहर से जब हम लोग देखते हैं कि जो कोल जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उस पर प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो है, जबकि पूरी आपकी लीडरशिप, आप खुद इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी उस मोर्चे पे ज्यादा कोल निकाल सकें और जल्दी से अच्छी क्वालिटी का निकाल सकें। बाहर से लाना है तो वो लाएं, उसमें हर्डल्स अब भी हैं। कोयला का उत्पादन जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल ही हमारी कैबिनेट की बैठक में कई अधोसंरचनाओं पर हमारी चर्चा हुई। कई कोल ब्लॉक्स और माइंस में रेलवे की लाइन की ज़रूरत है, तो उस पर हमारी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि 3 लाइन्स का मॉनिटरिंग वो स्वयं पीएमजी करे अपने स्तर पर। इसी के साथ मेरी ये सोच है कि कोल मंत्रालय के साथ मिलकर, क्योंकि हम लोग 80% कोयला हम लोग लेते हैं, पावर मिनिस्ट्री लेती है या पावर सेक्टर लेती है, तो कोल मिनिस्ट्री के साथ बैठ के देखें कि आने वाले 5-10 सालों के लिए इस क्षेत्र का उत्पादन कैसा बढ़ाया जाए। और उस पर एक पेपर पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अब आपने मुझसे बुलवा दिया, लेकिन ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है कि क्या हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरीके से विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि उत्पादन की क्षमता हम लोग बढ़ा पाएं। और ये पेपर अगले 1-2 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, फिर मैं ये कैबिनेट को ले जाऊंगा। बिल्कुल। बिजली उपभोक्ता की तरफ से एक सवाल ये बनता है कि ये सारे काम जो हो रहे हैं इससे दाम बढ़े हैं और बढ़ने का पूरा खतरा है, और एक जगह जाकर के जब गैस की प्राइसिंग इफेक्ट में आएगी तब अगर बढ़ेगा तो सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि वहां हम सब्सिडी दे देंगे। प्राइस मूवमेंट आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, प्राइस मूवमेंट वहीं जाएगा जहां जब तक आपके 2 फैक्टर्स हैं। एक आपका गैप एसीएस और एआरआर के बीच में जब तक रहेगा तब तक प्राइस अपवर्ड जाएगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के आधार पर। नंबर 1। तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राइस तभी हम लोग काबू पाएंगे जब हम डिस्कॉम्स के फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त कर पाएंगे। और उसके लिए एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज हमने एक नई स्कीम बनवाई है, जहां करीब करीब 1,60,000 करोड़ की शॉर्ट टर्म आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को रीस्केड्यूलिंग की पैकेज हमने बनवाई है। इसमें भी डिले है? डिस्कॉम्स नहीं, डिले नहीं है। टोटल हमारी लायबिलिटीज राष्ट्र भर की करीब 2 लाख करोड़ है, जिसमें से 8 राज्यों के साथ ऑलरेडी सील्ड है। टीएफएम ट्रांजिशनल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, जो आरबीआई और वित्त मंत्रालय देती है, उन्होंने भी सब 9% पे दिया है ताकि ये आकर्षित हो डिस्कॉम्स के लिए। तो हमारे मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये पैकेज पूरी सील्ड है। 8 राज्य ऑलरेडी, हमारे जो फोकस स्टेट्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं। तमिलनाडु ने ऑलरेडी बॉन्ड्स इशू भी कर दिए, करीब $2 बिलियन की, तो मतलब करीब 12,000 करोड़ के बॉन्ड्स भी इशू हो गए हैं। मेरे लिए दाम बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, दाम घटना चाहिए। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एटीएनसी लॉस घटना चाहिए। अगर आप एटीएनसी लॉस घटा पाओगे तो दाम बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। और पिछले 6-8 सालों में हमारी एटीएनसी लॉस करीब राष्ट्र स्तर के न्यूनतम एवरेज के आधार पर 32% से आज 23% पर आ गई। पर आज भी कई राज्य हैं, उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जहां 23% अगर एवरेज है तो वहां आप 40% देख रहे हो एटीएनसी लॉस। मतलब कि 1 यूनिट बिजली का केवल 0.6 यूनिट निकल रहा है। तो अगर एटीएनसी लॉस को आप घटा पाओगे, जिसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हम लोग ने क्रियान्वयन की है, शहरी क्षेत्र के लिए जिसलिए आरएपी डीआरपी योजना हमने क्रियान्वयन की है, क्योंकि इसमें आईटी का भी इन्फ्लुएंस है। उदाहरण के तौर पे जिस तरह से आप अपने मोबाइल का बिलिंग देख सकते हो कि आपने, पुगलिया जी ने इतने मिनट का कॉल किया इस नंबर पे, वैसे ही
स्काडा के आधार पर आरईपी डीआरपी में आप लास्ट माइल बिलिंग देख पाओगे हर एक उपभोक्ता का कि इस दिन पर इतने घंटे का बिलिंग इस व्यक्ति ने या इस महिला ने लिया। तो इस सिस्टम से भी आपका एटीएनसी लॉस मैं समझता हूं गिर पाएगा, और अगर वो गिरेगा तो दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। एक जो मोटा मोटा समझना चाहूंगा आपसे वो ये है कि इस वक्त कितने कारखाने हैं जो बन के तैयार हैं और वो कैपेसिटीज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फ्यूल नहीं है। हाइड्रो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रो में केवल प्रॉब्लम होता है जब बहुत ज़्यादा सिल्ट आ जाता है, पर हाइड्रो में कोई प्रॉब्लम साधारण तौर पे नहीं है। पीएलएफ नॉर्मली हाइड्रो में करीब 50-60-65% वो एवरेज होता है जो आज राष्ट्र में भी है। ज्यादा कोल और गैस रिन्यूएबल में भी लो पीएलएफ्स होते हैं, 10-20% के पीएलएफ्स होते हैं, 20-25% के सोलर के, विंड के। कैपेसिटी टोटली रिन्यूएबल की हमारी है 27,000 मेगावाट आज देश में। अब आइए आप थर्मल पे। थर्मल में दो भाग होते हैं, कोल और गैस। कोयला का हमारा कैपेसिटी है करीब 1,55,000 मेगावाट, और ये कैपेसिटी रन कर रहा है करीब 65 से 70% पीएलएफ, जो नॉर्मेटिव पीएलएफ होता है। कोयले की कमी है करीब 15-20%। अब जो हमने ये मैकेनिज्म डाल दी है, प्राइस थ्रू मैकेनिज्म, पास थ्रू मैकेनिज्म कोयले के लिए, उससे आपके पीएलएफ्स भी इमीडिएटली नहीं पर अगले 3-6 महीने में जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे आयात करने के लिए, वो पीएलएफ्स भी बढ़ेंगे। और गैस में तो मैंने आपको बता दिया है। क्या बिल्कुल। कहीं आप जैसे बहुत गतिशील मंत्री को भी बेचैनी होती होगी कि जिस स्पीड से फैसले होने चाहिए और जो डिमांड सप्लाई का गैप है, करीबन 25 से 30 करोड़ लोगों के पास अभी भी बिजली नहीं है। तो ये स्लोनेस जो है ये सरकार के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों के बीच में तालमेल की कमी के कारण है और इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज जो झूठ नहीं बोल सकते हैं वो है आंकड़े। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, आपने जो क्षमता में बढ़ोतरी आप कर पाए हो वो है 55,000 मेगावाट। ये भारत के स्वतंत्र होने से किसी 5 ईयर प्लान में नहीं हो पाया जो 2007 से 2012 में हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में अकेले एक वर्ष में 20,560 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हुई है, जो अपने आप में 65 वर्ष की आजादी में एक रिकॉर्ड है। और ये आयरनी, आज हम लोग पहुंचे हैं 2,30,000 मेगावाट। 1991 में, मतलब आपके लिबरलाइजेशन के पहले 65,000 मेगावाट आपकी कैपेसिटी होती थी। मतलब आपने 1,70,000 मेगावाट इन 20 सालों में ऐड किया है। बिल्कुल। पर ये रहा वर्तमान का पोजीशन। अब आइए आप अपनी चुनौतियों पे। चुनौतियां भी कम नहीं है। वर्तमान में आपकी कैपेसिटी है 2,30,000 मेगावाट। 2022 तक आपकी डिमांड बढ़ने वाली है 4 लाख मेगावाट तक। 2032 तक आपकी डिमांड बढ़ने वाली है 8 लाख मेगावाट तक। तो आपने फैसला बहुत कुछ तो तय किया है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, और ये मैं अपने आप मानता हूं। लेकिन ये कैसी आयरनी है कि बहुत सारी बिजली तैयार है, लोग खरीदने को तैयार नहीं है। हाँ, ये आयरनी नहीं है संजय। अगर आप देखो जो जिस पर हमने और आपने अभी पिछले 15-20 मिनट में विश्लेषण किया है, ये इसलिए है क्योंकि डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इतनी दयनीय है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मेरा प्रदेश है या आपका प्रदेश है, तो आपके प्रदेश सरकार ने कह दिया कि इन लोगों को आप बिजली फ्री में दे दो। पर वो बिजली फ्री देने की सब्सिडी, जैसे केंद्र सरकार चलाती है एनआरईजीएस, या केंद्र सरकार चलाती है दूसरी सब्सिडी की प्रोग्राम, उसमें राशि केंद्र सरकार के बजट के ऊपर चलाई जाती है। यहां तो कहा जाता है कि सब्सिडी तो आप दे देना, आप डिस्कॉम के अध्यक्ष हो, लेकिन वो सब्सिडी आप अपने बैलेंस शीट पे दोगे, मैं अपने राज्य सरकार के बैलेंस शीट में नहीं दूंगा। तो ये उचित नहीं है। अगर किसी राज्य सरकार को सब्सिडी देनी होगी तो वो अपने बैलेंस शीट पे दे। अगर वो हो पाएगा तो इन डिस्कॉम्स की स्थिति ठीक हो पाएगी। फिर ये डिस्कॉम्स ज्यादा बिजली खरीद पाएंगे, ज्यादा बिजली सप्लाई कर पाएंगे, एटीएनसी लॉस कम होगा, आपका टैरिफ भी उतना नहीं बढ़ेगा। समय की पाबंदी है, लेकिन कुछ बात आपसे राजनीति के बारे में भी करना जरूरी होगा। लोकसभा के पहले असेंबली के चुनाव आएंगे और चर्चा ये है कि कहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी बहुत सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव प्रीपोन कर लें और असेंबली के साथ करा लें तो फायदा होगा। ऐसा कोई सोच विचार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है। जो मेरी सूचना है और जो मैं उचित भी समझता हूं कि लोकसभा चुनाव होने चाहिए जब लोकसभा चुनाव निर्धारित हैं।
और लोकसभा चुनाव निर्धारित हैं मार्च अप्रैल माह के करीब अगले वर्ष, और तभी होने चाहिए। हमको ये लगता है, और ये आपके साथ फील गुड कन्वर्सेशन के लिए नहीं है, वो ये कि जिस तरह से जनता का मिजाज बदला है उसमें वो ऑप्शंस क्या हैं ये क्लियर देखना चाहते हैं। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में हम बता दें कि कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि अनिवार्य है। फायदेमंद है। अनेक दलों की अनेक अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। कई दल कई राज्यों में घोषित कर देते हैं और वही दल कई और राज्यों में घोषित नहीं करते। मैं नहीं समझता कि एक स्ट्रैटेजी ठीक है, एक स्ट्रैटेजी गलत है। हमने निर्णय लिया है मध्य प्रदेश में कि घोषित नहीं किया जाएगा और हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, और मैं समझता हूं कि एक उचित निर्णय है। और सिग्नल दिया जा सकता है कि कौन हो सकता है हमारा मुख्यमंत्री? इसमें मैं समझता हूं कि जो अभी निर्णय लिया गया है उसी का पालन करना और साथ में मिलकर सरकार पहले बनाना। प्रॉब्लम क्या हो जाता है संजय कि हम लोग इसी में जूझ जाते हैं कि चेहरा कौन होगा, कुर्सी कौन पकड़ेगा। वो स्थिति तो हम लोग उत्पन्न करना है। सोनिया जी का क्या निर्देश है, राहुल जी का क्या निर्देश है कि पार्टी को आप मजबूत करो। पार्टी नींव है, स्तंभ है। अगर पार्टी होगी तो आप लोग होंगे, अगर पार्टी नहीं होगी तो आप में से कोई भी नहीं होगा, और मैं उसके साथ पूरी तरह से 100% सहमत हूं। हालांकि ओपिनियन पोल्स के बारे में मैं भी मानता हूं कि मीडिया का हम लोगों का एक इंटेलिजेंस है, हम करते रहते हैं, लेकिन जो हर तरह के ओपिनियन आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, आपके पास भी आते होंगे। इस बार यूपीए 2 के खिलाफ मूड बड़ा भारी है पब्लिक के बीच में, आपको भी ऐसा लगता है? मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि यूपीए 2 ने काफी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया है। क्या होता है कि संजय कि जब चुनाव का माहौल आ जाता है तो आप में से भी कई लोग, हम में से भी कई लोग बड़े ऊर्जावान बन जाते हैं। सर्वेज होती हैं, ये होती हैं, पर ऐसे कई सर्वेज हैं जो 2004 में, 2009 में पूरी तरह से गलत साबित हुई हैं। अभी भी 9 महीने बाकी हैं। 9 महीने में आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, क्या स्थिति उत्पन्न होगी, किसी को नहीं मालूम। तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्दी है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो नींव हमारी सरकार ने पहली टर्म में रखी है, जो नींव हम दूसरी टर्म में रखने जा रहे हैं, विसंगतियां जरूर है, उनको हम पार करेंगे और हमारी सरकार यूपीए 3 के रूप में दोबारा जरूर आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।